हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। बेसिकली आज की वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, जैसा कि आप टाइटल देख सकते हैं वीडियो का, एटॉमिक स्ट्रक्चर पे बेसिक लेवल और मेंस लेवल के कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं हम लोग। पूरा टॉपिक जितना भी करवाया मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर का इससे पिछली वीडियो में, इसमें थ्योरी कंप्लीट कवर की गई है, कंप्लीट थ्योरी एटॉमिक स्ट्रक्चर की। वो वाला वीडियो पहले आप देख कर आइए और उस वीडियो को देखने के बाद आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए आ सकते हैं। इसके बाद एक वीडियो और बनेगा एटॉमिक स्ट्रक्चर पे, जिसमें हम लोग एडवांस लेवल की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। बट इस वीडियो में बेसिकली हम लोग मेंस लेवल और बेसिक लेवल के क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो इससे पिछली वीडियो में जो मैंने बनाया हुआ है बेसिक लेक्चर, जिन लोग ने वो नहीं देखा एटलीस्ट वो देख के आ जाए, एक बार रिवाइज कर ले सारे टॉपिक, सच दैट कि आज आपको क्वेश्चंस बनाने में कोई तकलीफ ना हो, ठीक है। तो बिना किसी देरी के हम लोग वीडियो को चलो स्टार्ट करते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर पे आज हम लोग को बेसिक लेवल के क्वेश्चंस करने हैं प्लस मेंस लेवल क्वेश्चंस, ठीक है। अगले लेक्चर में एडवांस का एक लेक्चर बना दूंगा मैं। उस एडवांस के लेक्चर में हम लोग एडवांस लेवल के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर का, ठीक है। तो चलो स्टार्ट किया जाए क्या वीडियो। स्टार्ट करो फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर के क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन, सबसे पहली बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो बेसिक्स कवर करके नहीं आएगा उसको क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो कोई भी सेंस नहीं है डायरेक्टली इस लेक्चर में घुसने का। इस लेक्चर से पहले मैंने अपने चैनल पर IIT मिशन में बना रखा है ऑलरेडी वीडियो, एटॉमिक स्ट्रक्चर का बेसिक थ्योरी, कंप्लीट थ्योरी बहुत कम टाइम में, तो आप उसको देख के आए, रिवाइज करके आए, नोट्स बनाए एंड देन क्वेश्चंस पे जाए, ठीक है। चलिए, तो ये तब जाके ये वीडियो ज्यादा हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल पार्टिकल। बेसिकली पहला क्वेश्चन कहता है कि फंडामेंटल पार्टिकल कौन सा नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो फंडामेंटल पार्टिकल्स की बात करें तो वो पार्टिकल्स जो कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं उनको हम लोग फंडामेंटल पार्टिकल्स कहते हैं, यानी कि जो किसी पर्टिकुलर एटम के अंदर रहते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीनों एटम के ही अंदर के पार्टिकल्स हैं, सो दीज आर फंडामेंटल पार्टिकल्स। एक्सरे फंडामेंटल पार्टिकल नहीं हुआ यहाँ पर, ठीक है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन था, इसलिए बहुत बेसिक लिया मैंने आज, ठीक है। चलो यार, अभी इसमें और सच और कुछ एक्सप्लेनेशन की तो जरूरत है नहीं, आप लोग जानते हैं अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ई बाय एम रेशियो, इसको स्पेसिफिक चार्ज रेशियो भी कहते हैं, इज मैक्सिमम फॉर। सो ई बाय एम रेशियो की अगर मैं बात करूं तो ये क्या होता है, बेसिकली हमारे पास चार्ज बाय मास का रेशियो, चार्ज बाय मास। ई रिप्रेजेंट्स फॉर द चार्ज एंड एम रिप्रेजेंट्स फॉर द मास। सो इसको स्पेसिफिक चार्ज रेशियो भी कहते हैं और ई बाय एम रेशियो भी कहते हैं। तो ई बाय एम रेशियो की अगर बात करें तो किसके लिए मैक्सिमम होगा, ये हम लोग को पता करना है। चार ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, Na पॉजिटिव, Al3 पॉजिटिव, H पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव, ठीक है। तो ई बाय एम रेशियो किसके लिए मैक्सिमम होगा, इसके लिए हम लोग को चार्ज को मैक्सिमाइज करना पड़ेगा कि वो बेसिकली चार्ज को मैक्सिमाइज, यानी कि सच दैट कि मेरा न्यूमरेटर बढ़ जाए, और मास को मिनिमाइज करना पड़ेगा, तब जाके ई बाय एम रेशियो जो है तुम्हारे पास वो क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा, ठीक है। तो क्या हो सकता है, सोचो इस बारे में फिर थोड़ा बहुत। कैलकुलेशन तो मतलब उतना कुछ खास नहीं है इसमें, आपको ऊपर ऊपर से करके देखना पड़ेगा, ठीक है। तो सोचो यार इस बारे में कि किसके लिए ई बाय एम रेशियो ज्यादा होगा, ठीक है। कैलकुलेट करो, चार्ज को तुम्हें मैक्सिमाइज करना है, मास को मिनिमाइज करना है, क्योंकि किसी भी चीज को तुम्हें बढ़ाना होता है तो उसका न्यूमरेटर बढ़ाते हो और डिनोमिनेटर को घटा देते हो, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू विल बी डूइंग दैट, ओके। सो जब आप ये चीज करके देखेंगे, जब आप चार्ज में मास रेशियो निकालेंगे, मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा, तो H पॉजिटिव के लिए मैक्सिमम आएगा। इस पे चार्ज भी +1 का है और इसका मास भी 1 ग्राम होता है, तो ई बाय एम रेशियो इसके लिए तो 1 आ जाएगा, और बाकी सबके लिए लेसर देन 1 होगा। क्यों? क्योंकि Na पॉजिटिव पे चार्ज एक एक प्रोटॉन जितना चार्ज है, इस पे एक प्रोटॉन जितना चार्ज था, यहाँ पे भी एक प्रोटॉन जितना चार्ज है, लेकिन इसका मास ज्यादा है, इसका भी मास ज्यादा है, और इसका भी मास ज्यादा है कंपेयर टू दिस हाइड्रोजन H पॉजिटिव आयन, ठीक है। तो ये इसके लिए मैक्सिमम होगा, बाकी कैलकुलेशंस आप करके देख सकते हैं, ठीक है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशियो ऑफ स्पेसिफिक चार्जेस फॉर द अल्फा पार्टिकल एंड द ड्यूट्रॉन। होमवर्क है यार, सेम क्वेश्चन है तो आपको होमवर्क दे देता हूँ मैं। स्लाइड्स में मैं कुछ क्वेश्चंस होमवर्क के लिए भी रखता हूँ, सच दैट कि आपकी प्रैक्टिस हो पाए, ठीक है, अगर सेम टाइप के क्वेश्चंस हो तो, ठीक है। सो रेशियो ऑफ स्पेसिफिक चार्ज, स्पेसिफिक चार्ज आपको बता ही दिया मैंने, ई बाय एम रेशियो कहते हैं इसको, चार्ज बाय मास रेशियो, ठीक है। सो ई बाय एम रेशियो, अल्फा पार्टिकल आपको पता है डबली चार्ज ये हीलियम आयन होता है, ठीक है। अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल डबली चार्ज हीलियम आयन होता है, ठीक है।
और ड्यूट्रॉन तो आपको पता ही है कि हाइड्रोजन का आइसोटोप है, ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर तो 1 है, मास नंबर 2 है, ठीक है। सो आप इसको देख ले, है ना। तो ई बाय एम रेशियो आप कैलकुलेट करके आप कमेंट में बताएंगे इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट बहुत बेसिक क्वेश्चन ले रहा हूँ शुरू में, लेकिन उसके बाद हर एक टॉपिक कवर होगा, हर एक टॉपिक के क्वेश्चन कराए देंगे, ठीक है। अब अच्छा क्वेश्चन आएगा, अब ये मैं कराऊंगा। टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैव वेव नंबर्स इन द रेशियो दिस, देयर एनर्जीज पर क्वांटा विल बी इन द रेशियो। सबसे पहले तो ये बताओ कि वेव नंबर किससे रिप्रेजेंट करते थे। बेसिक लेक्चर में जाके देखो, बोल रहा हूँ बेसिक लेक्चर पढ़ के आओ, न्यू बार से। और ये जो वेव नंबर न्यू बार है, ये जो वेव नंबर न्यू बार है, ये 1/लैम्डा होता है, ठीक है, 1/लैम्डा, ओके। वेव नंबर 1/लैम्डा होता है, मैंने आपको बेसिक लेक्चर में बताया था, अब आप नहीं देखे, आपकी गलती, ठीक है। सो वेव नंबर न्यू बार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इट इज 1/लैम्डा। और तुम्हें पता है एनर्जीज की यहाँ पे बात चल रही है, तो एनर्जी को मैं लिख सकता हूँ hc/लैम्डा, ओके। तो अगर हम बात करें दो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, तो दोनों के लिए ही यार ये ऊपर वाली चीज hc तो कांस्टेंट होगी। तुम्हें एनर्जीज का रेशियो पूछा है, E1/E2 पूछा है, ठीक है। पहला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की एनर्जी डिवाइड बाय पर क्वांटम, डिवाइड बाय दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की एनर्जी पर क्वांटम, ठीक है। तो hc वाला पार्ट तो दोनों के लिए सेम है। ये 1/लैम्डा जो है ये डिफर करेगा, और 1/लैम्डा को ही मैं क्या लिख सकता हूँ, न्यू बार, ठीक है। सो इट विल बी hc न्यू बार। अब hc दोनों के लिए चूंकि सेम है, तो रेशियो जब लोगे तो hc तो कैंसिल हो जाएगा, तो एनर्जी जो है वो डायरेक्टली न्यू बार के रेशियो से रिप्रेजेंट होगा, न्यू बार के रेशियो से। सो न्यू बार का रेशियो दोनों के लिए क्या दे रखा था, 2:3। तो एनर्जी का भी रेशियो भाई 2:3 ही होगा, ओके। तो क्वेश्चन सॉल्व एफिशिएंटली, ठीक है। आगे चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चंस का सोर्स बता देता हूँ, पियर्सन बुक से लिया गया है, नीरज कुमार, ठीक है। रेडिएशंस ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू, रेडिएशंस की बात की जा रही है जिसकी फ्रीक्वेंसी न्यू है यार, इंसिडेंट ऑन द मेटल। देखो अभी मैं डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, आपको समझाऊंगा, पूरा कंप्लीट बेसिक आपको देखना पड़ेगा फिर वीडियो, ठीक है। अगर जिनको कुछ नहीं समझ में आ रहा है यहाँ पर, उसका रीजन ये है आप बेसिक देख के नहीं आए, रादर मैं फिर भी चीजें बता रहा हूँ साथ साथ। रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू मतलब कि एक रेडिएशन इसकी फ्रीक्वेंसी न्यू है, इसको मेटल पे डाला गया। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज E. When the frequency of incident radiations is doubled, then what is the maximum kinetic energy of the photo electrons, ठीक है। तो बताता हूँ मैं तुम लोग को, देखो कोई एक मेटालिक सरफेस था, ये मान लो एक मेटालिक सरफेस है, इस पे मैंने लाइट डाली, इस लाइट की जो वो है हमारे पास फ्रीक्वेंसी में न्यू है, ठीक है। तो इस केस में तुम्हें पता है जब लाइट विद सम फ्रीक्वेंसी तुम डालोगे तो उसके वर्क फंक्शन से अगर ज्यादा होगा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अकर होगा। फोटो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे, कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी गेन करेंगे, जितना एनर्जी का डिफरेंस होगा वर्क फंक्शन और इंसिडेंट एनर्जी में, तो वही काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाएगा। तो उस केस के लिए काइनेटिक एनर्जी इसने दे रखी है E, ठीक है। अब अगर मान लो कि इसने फ्रीक्वेंसी को डबल कर दिया, तो काइनेटिक एनर्जी पे क्या फर्क पड़ेगा। जब आप फ्रीक्वेंसी डबल करते हैं यानी कि आप एनर्जी भी डबल करें, बिकॉज एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, E इक्वल्स टू h न्यू बाय प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। तो अगर आप फ्रीक्वेंसी डबल कर रहे हैं तो एनर्जी भी डबल कर रहे हैं, और जब इंसिडेंट एनर्जी डबल होगी, वर्क फंक्शन तो कांस्टेंट है, उसमें से माइनस करोगे तो बेसिकली जो इनिशियली काइनेटिक एनर्जी E थी उसका यहाँ पे डबल हो जाएगा, ठीक है। एक चीज आप यहाँ से याद रख सकते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी होता है, या फिर कह लो काइनेटिक एनर्जी को ही हम Q टाइम्स पोटेंशियल कह सकते हैं, ये जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी। तो अगर फ्रीक्वेंसी डबल करोगे तो काइनेटिक एनर्जी भी डबल हो जाएगा, यानी कि 2E हो जाएगा, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन मैंने अच्छे से ऑफर किया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोहर एटॉमिक मॉडल के ऊपर भी एक क्वेश्चन आ गया। देखो हर एक टॉपिक और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया, बोहर एटॉमिक मॉडल, ठीक है। उससे पहले तक हम लोग रदरफोर्ड मॉडल और बेसिक टर्म्स पे बात कर रहे थे क्वेश्चंस का, ठीक है। तो चलो यार ये वाला क्वेश्चंस भी कर लेते हैं ना। बोहर मॉडल के अकॉर्डिंग फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज x आर्मस्ट्रॉन्ग, आर्मस्ट्रॉन्ग ये, ठीक है। और हमें रेडियस बताना है सेकेंड ऑर्बिट ऑफ द लिथियम 2 वन।
बोहर मॉडल में रेडियस आर एन की बात करें तो ए नॉट इंटू एन स्क्वायर बाय जेड होता था, यहाँ पे 2 की बात हो रही है तो इट विल बी ए नॉट इंटू एन स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, क्योंकि सेकेंड ऑर्बिट की बात की जा रही है, ठीक है, अपॉन जेड लिथियम हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम, तो थर्ड यहाँ पे 3 आ जाएगा बेसिकली, बिकॉज उसका एटॉमिक नंबर 3 होता है, तो ये 4a0/3 हो जाएगा आंसर, 4a0/3। अब एक चीज तुम्हें क्वेश्चन में दे रखा है, ये 3 है बेसिकली, ठीक है, 3 है, ओके, इसको रब करके वापस ही लिख देते हैं ना, क्या जरूरत है, बिल्कुल ये 3 है, ठीक है। ये लिथियम के लिए बात चल रही थी, ठीक है, Li2 पॉजिटिव, Li2 पॉजिटिव आयन, ठीक है। तुम्हें क्वेश्चन में एक चीज दे रखा है कि हाइड्रोजन एटम जिसका Z का वैल्यू 1 होता है, ठीक है, और फर्स्ट ऑर्बिट यानी कि n की वैल्यू भी 1 कर दी, तो R1 जो होगा दैट विल बी a0 into n square by z, a0 into n की वैल्यू भी 1 है, z की वैल्यू भी 1 है, तो a0 आ जाएगा। तो जो रेडियस इसका दे रखा था वो x आर्मस्ट्रांग दिखा है, यानी कि a0 की वैल्यू उसने x दे रखी है, तो यहाँ पे जस्ट कुछ नहीं x रिप्लेस कर देना है, तो यही अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शंस मैंने लेके आया लेकिन इसका आंसर यही होगा, ठीक है, 4x/3, आपको समझ में आना चाहिए, बहुत बेसिक क्वेश्चन था। नेक्स्ट, speed of electron revolving in the fourth orbit of the hydrogen like atom or ion is this is then atom or ion is, अरे कुछ नहीं यार, फोर्थ ऑर्बिट में ना Vn का फॉर्मूला क्या होता था, इट विल बी 2.18 इंटू 10 की पावर 6, जो कि V0 की वैल्यू होती थी, जो कि पहले कांस्टेंट आता था किसी भी पर्टिकुलर ऑर्बिट में वेलोसिटी, इंटू Z/n, ठीक है। हमें फोर्थ ऑर्बिट की बात की गई है, यानी कि n की वैल्यू 4 है, z बताना है, क्योंकि कौन सा एटम और आयन है वो तो z से ही पता चलेगा टॉपिक में, ठीक है। और वेलोसिटी इतनी देखिए किलोमीटर पर सेकंड को मीटर पर सेकंड में कर देंगे, ठीक है। सो दिस इज 1094 इंटू 10 की पावर 3, क्योंकि मीटर पर सेकंड में करना है, हमें किलोमीटर पर सेकंड में नहीं चाहिए, ठीक है। दैट विल बी इक्वल्स टू 2.18 इंटू 10 की पावर 6 इंटू जेड, तो कैलकुलेट करना है एटम कौन सा है, और फोर्थ ऑर्बिट की बात चल रही थी, तो एन की वैल्यू 4 है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके देखो यार, मैं कैलकुलेटर यूज कर लेता हूँ, ठीक है। कुछ चीजें तो ऐसी हो जाएंगी, ये 10 की पावर 3 यहाँ पे बचा, ठीक है, और 2.18 इंटू 10 की पावर 3 कुछ नहीं 1094, ठीक है, इंटू 4 अपॉन इक्वल z। 2.18 इंटू 10 की पावर 3 क्या होगा, 218 एंड 0, ओके। बेसिकली इट विल कम आउट टू बी 2, इट विल कम आउट टू बी 2, कैलकुलेट करके देखा मैंने कैलकुलेटर से 2 आएगा, ठीक है। तो समझो बात को जरा, z की वैल्यू 2 आ गई, ठीक है। अब z की वैल्यू 2 मतलब कि क्या, हाइड्रोजन हीलियम, हीलियम है एटम, लो खत्म, हीलियम, ओके। और वो क्या बोला था, हाइड्रोजन लाइक एटम है, मतलब हीलियम पॉजिटिव होगा, ठीक है, He पॉजिटिव, ओके। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट, energy of an electron in the first orbit is this much, its energy in the third orbit। अब ये वाला तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, हाइड्रोजन एटम के लिए एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहली बात, मैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में अगर बात करूं तो -13.6 इंटू Z² बाय n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की टर्म्स में। तो कुछ नहीं यार, हाइड्रोजन के लिए दे रखा है वो भी फर्स्ट ऑर्बिट का, तो Z और ये 13, मतलब कि -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को उसने इतना कह रखा है, इतना, इसका मतलब ये है। तो एनर्जी इन द थर्ड ऑर्बिट में एनर्जी कितनी होगी, 1/3 होगी इसकी,
क्योंकि भाई देखो ये तो चलो सेम ही रहेगा, ये भी सेम रहेगा, ये 1/3 भी नहीं होगी, 1/9 होगी, क्योंकि n का स्क्वायर है ना, तो 1/9 हो जाएगा। ठीक है, सड़ा क्वेश्चन, आगे चलो। If the radius of the first orbit of the hydrogen atom is alpha naught, then the de Broglie wavelength of the electron in the third orbit would be, okay, तो de Broglie wavelength की बात कर रहे हैं, ठीक है, okay, what we can do over here is कि चलो देखते हैं, ट्राई करते हैं हम लोग। तुम्हें एक इक्वेशन पता होगी कि डी ब्रोगली वेवलेंथ जो है, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस में मैंने बताया हुआ था h अपॉन एम बी होता है प्रोबेबली, है ना, h अपॉन एम बी। ओके, ये तो चलो एक बात है, ठीक है। और एक इक्वेशन और बताई थी मैंने एंगुलर मोमेंटम थ्योरम से, एम बी आर एन इक्वल एन एच अपॉन 2 पाई, ठीक है। एन एच अपॉन 2 पाई, तो अगर बात करें यहाँ पे, ये इस एम बी को मैं रिप्लेस कर दूं इसको इस तरफ ले जाके, तो काम बन जाएगा मेरा, ठीक है। और देखो क्या करते हैं हम लोग, लैम्डा इक्वल, जब रिप्लेस करोगे तो एच तो बाहर चले जाएगा ना, तो एच तो कैंसल हो जाएगा, ये वाला एच और ये वाला एच कैंसल हो जाएगा, और क्या होगा, ये अभी अगर मान लो आर एन में इस तरफ भेज दिया होता, ठीक है, तो ये वाली पूरी टर्म जो है ये ऊपर चली जाएगी और एन नीचे रह जाएगा, बेसिकली इट विल बी व्हाट, एम बी की जगह पे 2 पाई आर एन अपॉन एन, ठीक है। अब क्या बोला जा रहा है, ये बना एम बी आर इक्वल्स टू एन एच अपॉन 2 पाई, तो यहाँ पे एन एच अपॉन 2 पाई ऐसा आ जाएगा, एन एच अपॉन 2 पाई, तो 2 पाई आर एन ऊपर चल जाएगा और एन नीचे दे देगा, सही है, ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है, लैम्डा, ठीक है। अब देखो जरा, आर एन क्या होता है, ए नॉट इंटू एन स्क्वायर बाई जेड, आर एन विल बी इक्वल्स टू ए नॉट इंटू एन स्क्वायर बाई जेड, बट यहाँ पे ए नॉट की वैल्यू जो दे रखी है वो अल्फा नॉट दे रखी है, आप समझे क्यों ए नॉट की वैल्यू मैं अल्फा नॉट बोल रहा हूँ, ये स्टेटमेंट्स आप खुद समझेंगे, ठीक है। थोड़ा अपने दिमाग को दौड़ाना सीखे, अल्फा नॉट, अल्फा नॉट इंटू एन स्क्वायर बाई जेड, जेड की वैल्यू तो यहाँ पे 1 के हाइड्रोजन की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे जब आर एन की वैल्यू आप रिप्लेस करेंगे अल्फा नॉट इंटू एन स्क्वायर, ठीक है, तो इस एन से एक एन कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा 2 पाई अल्फा नॉट एन, 2 पाई अल्फा नॉट एन, ठीक है, ये बचेगा लैम्डा। और एन की वैल्यू देखो थर्ड ऑर्बिट के लिए बोला गया है, तो यहाँ पे जब 3 डालोगे तो 6 पाई अल्फा नॉट आएगा, तो आंसर ये हो गया। फालतू क्वेश्चन बिल्कुल, ठीक है। नेक्स्ट देखो, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के बारे में पूछा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज इसमें से कौन से है, ठीक है, मतलब सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जिनमें हो, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने का मतलब आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, ठीक है। इसके लिए रेड ले लेता हूँ। N3 नेगेटिव में कितने इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक नंबर्स के अकॉर्डिंगली सोचो, इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, H2 नेगेटिव में ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे फिर, है ना। लिथियम पॉजिटिव में कितने इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन लिथियम, नहीं ये तो नहीं हो पाएगा। के पॉजिटिव की बात करें अगर हम लोग, Cl नेगेटिव में 18 इलेक्ट्रॉन, के पॉजिटिव में 18 इलेक्ट्रॉन, Ca2 पॉजिटिव में 18 इलेक्ट्रॉन, और स्कैंडियम 3 पॉजिटिव में भी 18 इलेक्ट्रॉन, ये वाला होगा आंसर, ठीक है। सब में 18 इलेक्ट्रॉन है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है, सब में 18 इलेक्ट्रॉन, आप कैलकुलेट करें, ठीक है, मैं तो जल्दी जल्दी कर दिया। आइए देखो, arrange the following order orbitals in the decreasing order of the energy, एनर्जी लेवल्स के बारे में मैंने पढ़ाया था कि एनर्जी आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, मैंने बताया था आपको,
एनर्जी की अगर हम बात करें तो एनर्जी हम लोग कैलकुलेट करते हैं n+l से, और n और l आपको पता है ये एजिमुथल क्वांटम नंबर है, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, ठीक है। तो n+l की वैल्यू जिसके लिए ज्यादा होगी उसके लिए एनर्जी ज्यादा होगी, ठीक है। तो एनर्जी ऐसे करते हैं कैलकुलेट, मैंने बताया हुआ था बेसिक लेक्चर में, आपने देखा होगा। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी यानी कि बड़े से छोटा। तो यहाँ पर n+l की वैल्यू कितनी आ रही है, n+l कैलकुलेट करके लिखते जाते हैं, ठीक है, 3। यहाँ पे n+l की वैल्यू कैलकुलेट करके आ रही है 4। अभी m से मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से कोई मतलब नहीं है, वो ओरिएंटेशन बताता है। यहाँ पे आ रहा है 4, ठीक है, और यहाँ पे आ रहा है 3+2 5, ठीक है। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी लेवल बताना है। सबसे ज्यादा पहले तो D आ जाएगा, फिर कौन सा आएगा, फिर 4 है। तो जब कभी भी n+l की वैल्यू सेम आ जाए, जिसका n ज्यादा होता है उसका एनर्जी ज्यादा होता है, तो देन B आएगा फिर हमारे पास, देन B, देन C, देन A। तो ये ऑर्डर हो जाएगा ये एनर्जी का, ठीक है। एनर्जी का ऑर्डर ऐसा कुछ हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, which transition in the hydrogen spectrum would have same wavelength as the Balmer type from n equal to 4 to n equal to 2, ठीक है। इस क्वेश्चन में करना क्या है, which of transition in the hydrogen spectrum would have the same wavelength as Balmer type transition from, अच्छा, हाइड्रोजन के लिए किस ट्रांजिशन में सेम वेवलेंथ मिलेगी एज दैट ऑफ दिस, ठीक है। इस पर्टिकुलर के लिए पहले वेवलेंथ निकाल लेते हैं हम लोग, वो वाले फॉर्मूले से, रिडबर्ग्स फॉर्मूले से। ये वही यहाँ पे ये वही चीज यूज कराना चाहता है। तो रिडबर्ग्स फॉर्मूला ये होता है, ठीक है, इंटू जेड स्क्वायर और 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। जेड क्या है यहाँ पे, हीलियम, हाइड्रोजन हीलियम, तो 2 का स्क्वायर 4 होता है ना, ठीक है। और यहाँ पे 1/n1 का स्क्वायर यानी कि किस उसमें आ रहा है वापस, तो 1/4 हो जाएगा, 1/2 का स्क्वायर। और ये 4 से वापस आ रहा था तो 1/16, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है, बहुत ही बेसिक बेसिक चीजें हैं। 1/λ विल बी इक्वल टू 4r, कैलकुलेशन में जल्दी करना प्रेफर करता हूँ, ठीक है, 16। तो ये इसका 4 जगह 4 और 4 - 1 3, ओके, ठीक है। तो ये कैंसल हो जाएगा 4 से। तो बेसिकली जो लैम्डा यहाँ पे आएगा हमारे पास वो आने वाला है 4/3r, ठीक है। अब ये सेम लैम्डा लाने के लिए मैं हाइड्रोजन एटम में, सेम लैम्डा लाने के लिए z की वैल्यू 1 रख के हाइड्रोजन एटम में ऐसा क्या ट्रांजिशन करूं, n1 और n2 की वैल्यू क्या रखूं, ये आप इन ऑप्शंस में चेक करेंगे, ठीक है। आपका होमवर्क हो गया आगे का, ठीक है। नेक्स्ट, maximum number of electrons that can be accommodated with principal quantum number n equal to 4। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n equal to 4 होगा तो इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू मैंने कल ही आप मतलब कि पिछले लेक्चर में आपको बता दिया था, ठीक है। मतलब लिखवाया था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का फॉर्मूला, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का फॉर्मूला दैट विल बी इक्वल टू 2n स्क्वायर होता है, ठीक है, 2n स्क्वायर। तो जब कैलकुलेट करोगे तो 32 आ जाएगा, ठीक है, 32 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेव फंक्शन साई ऑफ 2s, 2s एक ऑर्बिटल है हमारे पास, इसके बारे में बात करें, इसका वेव फंक्शन कुछ इस तरीके से दे रखा है, और r इक्वल टू आर नॉट, जब r की वैल्यू तुम r0 ले रहे हो तो रेडियल नोड फॉर्म हो रहा है, रेडियल नोड फॉर्म हो रहा है, तो r0 को a0 के टर्म्स में रिप्रेजेंट करो। रेडियल नोड मतलब एक ऐसी जगह जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की प्रोबेबिलिटी जीरो है। नोड एक ऐसा प्लेन होता है, फिर एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या फिर इलेक्ट्रॉन होने की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल जीरो होती है, ठीक है। और ये साई बेसिकली करता ही क्या है, वेव फंक्शन। ये हमें वेव फंक्शन, श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन से जो भी साई मिलता है ये हमें इलेक्ट्रॉन की इंफॉर्मेशन तो देता है, हमें इलेक्ट्रॉन की इंफॉर्मेशन देता है। तो बेसिकली साई की वैल्यू जहां पे जीरो हम कर दे वहां पर इलेक्ट्रॉन की कोई इंफॉर्मेशन मिलेगी नहीं, यानी कि वहां पे नोड फॉर्म हो जाएगा। तो ये वाले पार्ट जीरो होना नहीं है, ये वाला पार्ट जीरो होना नहीं है, जीरो सिर्फ इसको कर सकते हैं, तो इस वाले पार्ट को जीरो कर दो, क्योंकि जहां पे साई जीरो
जो कि इलेक्ट्रॉन की इंफॉर्मेशन देता है, बेसिकली साइज श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन से निकलता है, वो इलेक्ट्रॉन की इंफॉर्मेशन देता है। अब उसी पर्टिकुलर पार्ट को जीरो कर दोगे तो एक्चुअल में वो नोड फॉर्म हो जाएगा, और जीरो करने के लिए इसी को जीरो करना पड़ेगा। तो जब इसको इक्वल टू जीरो रखोगे तो आर की जगह आर नॉट रख के आर नॉट की वैल्यू 2 ए नॉट आ जाएगी, तो ए नॉट के टर्म्स में आर नॉट की वैल्यू 2 ए नॉट हो जाएगी। ठीक है, जीरो रख के देख लो उसको, इस पूरे एक्सप्रेशन को जीरो रख के देख लो, काम बन जाएगा, देखना। आगे चलो। The shortest wavelength of the hydrogen atom in the Lyman series is lambda, the longest wavelength in the Balmer series। होमवर्क होगा आपका कि सेम इस टाइप का क्वेश्चन अभी पीछे करवाया मैंने, ठीक है। ओके, होमवर्क आगे चलो। ये एक और बोहर का क्वेश्चन, रेडियस ऑफ सेकंड ऑर्बिट ऑफ Li2 पॉजिटिव इज x, देन एक्सपेक्टेड रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ B3 पॉजिटिव इज। ये पूछा गया, ठीक है। तो चलो यार देखते हैं एक बार हम लोग, है ना। इसको सेकेंड ऑर्बिट ऑफ Li2 पॉजिटिव के लिए x है ना, तो मैं ऐसे RLi के लिए लेता हूँ, Li2 पॉजिटिव, ठीक है। RLi2 पॉजिटिव की अगर हम बात करें तो इसके सेकेंड ऑर्बिट के लिए x है, तो ए नॉट इंटू एन स्क्वायर की जगह पे क्या रख दोगे 4, क्योंकि सेकेंड ऑर्बिट की बात कर रहे हो, अपॉन ए नॉट इंटू एन स्क्वायर बाय जेड, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, तो ये 4 ए नॉट बाय 3, दिस इज इक्वल्स टू x। ओके, ये वन इक्वेशन बनी, ठीक है। हमें इसके लिए बताना है, तो R Be3 पॉजिटिव, क्योंकि ये हाइड्रोजन लाइक एटम बनाना है, इसलिए हम इसको आयन की तरह कंसिडर करना है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए ना, बोर्स मॉडल हमेशा हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए काम करता है। सो दिस विल बी ए नॉट इनटू थर्ड ऑर्बिट यानी कि n स्क्वायर 9 बाय z, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम, सो 4 हो जाएगा यहाँ पे बेसिकली, है ना। तो अब इसको x के टर्म्स में कितना आएगा, यहाँ से x, यहाँ से ए नॉट को x की टर्म्स में कैलकुलेट करो और उस ए नॉट की वैल्यू यहाँ पे रख दो, काम बन जाएगा। तो ये काम तो तुम्हारा है कैलकुलेशन वाला। आगे बढ़ते हैं। गिवन बिलो आर क्वांटम नंबर्स फॉर 4 इलेक्ट्रॉन्स, क्वांटम नंबर्स का सेट दे रहे हैं, करेक्ट ऑर्डर इंक्रीजिंग एनर्जी, फिर से एनर्जी वाला काम। तो एनर्जी मतलब इस बार मैं ऑर्डर सेट कर दूंगा, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर। 3 + 2 5, 4 + 1 5, 4 + 2 6, 3 + 1 4, तो 6। तो सबसे पहला ये सबसे ज्यादा एनर्जी है, सबसे ज्यादा एनर्जी। मैं डिक्रीजिंग ऑर्डर यहाँ पे ले रहा हूँ, ठीक है। मैं इंक्रीजिंग नहीं, मैं डिक्रीजिंग सेट कर रहा हूँ, ठीक है। ये सबसे ज्यादा एनर्जी होगा 1 नंबर, ठीक है। फिर 5 वाले 2 हैं, तो उसमें n की वैल्यू जहां पे ज्यादा होगी वो जीत जाएगा, तो ये इसका सबसे सेकंड में सबसे ज्यादा एनर्जी है। फिर थर्ड में इसका सबसे ज्यादा एनर्जी है, और फोर्थ में n+l वैल्यू से कैलकुलेट करना है, फिर से क्वेश्चन कर चुके, नहीं पता जाके बेसिक पढ़े, ठीक है। हो गया, आगे चलो। फिर से यार, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज नॉट अलाउड, कौन सा अलाउड नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए कंडीशंस याद होंगी आपको। n जो होता है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, l जो होता है वो एजीमुथुअल क्वांटम नंबर होता है। इसकी वैल्यूज कहां से कहां लाई कर सकती हैं, 0 to n-1 लाई करेंगे, ठीक है। और अगर m की बात करें तो इसकी वैल्यूज -l to +l लाई करती हैं, -l to +l। और स्पिन क्वांटम नंबर +1/2 -1/2 हो सकता है, ठीक है। तो कौन सा सेट ऑफ क्वांटम नंबर अलाउड नहीं है इस कंडीशंस के अकॉर्डिंग, ये हमने बेसिक में पढ़ा हुआ था। तो यहाँ पे n3 है, तो n-1 तक l की वैल्यू, ठीक है। और m1 की वैल्यू भी 0 है, सही है। यहाँ पे n की वैल्यू 3 है, तो l की वैल्यू n-1 तक, और m1 की वैल्यू भी -1/2, ये भी सही है। यहाँ पे n की वैल्यू 3 है और l की वैल्यू भी 3 है, जबकि ऐसा हो नहीं सकता। l की वैल्यू हमेशा n-1 उसकी मैक्सिमम लिमिट होती है, तो यहाँ पे n की वैल्यू भी 3 और l की वैल्यू भी 3, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, तो ये नॉट अलाउड है, ठीक है। नेक्स्ट, नंबर ऑफ रेडियल नोड्स एंड टोटल नंबर ऑफ नोड्स फॉर द 4p ऑर्बिटल। चलो, किसी पर्टिकुलर ऑर्बिटल के लिए मैं बता देता हूं आपको नोड्स, ठीक है। किसी भी पर्टिकुलर ऑर्बिटल के लिए नोड्स पता करते हैं हम लोग, ठीक है। तो 4p ऑर्बिटल है बेसिकली मेरे पास, ठीक है। अब ये तो तुम्हें पता है कि ये n की वैल्यू यहाँ पे लिखी होती है, और ये p जो है ये सबशेल है, इससे हमें l की वैल्यू पता चलती है, l की वैल्यू, ठीक है। l की वैल्यू, n की वैल्यू तो यहाँ पे 4 है, वो 4 से पता चल गया।
क्योंकि पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर लिखा होता है, पी जो सबशेल लिखा है ये मैं एल की वैल्यू बताता है, सब बेसिक में कवर किया था मैंने। और पी के लिए एस पी डी एफ जैसे 4 सबशेल होता है, तो पी के लिए एल की वैल्यू 1 होती है, ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए। अब रेडियल नोड्स की बात की जाए तो रेडियल नोड्स होते हैं n माइनस एल माइनस 1, और एक होता है एंगुलर नोड्स। एंगुलर नोड्स की वैल्यू होती है l। तो टोटल नंबर ऑफ नोड्स पूछा, रेडियल नोड्स पूछा, तो रेडियल नोड्स कितना हो जाएगा, इट विल बी 4 माइनस 1 माइनस 1, सो इट विल बी 2 ओनली। एंड एंगुलर नोड्स l की वैल्यूज होता है, तो ये तो बेसिकली हमारे पास 1 है ही, तो एंगुलर नोड्स है हमारे पास 1 और रेडियल नोड्स है 2, तो ओवरऑल नोड्स हो जाएंगे हमारे पास 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड प्रोबेबली द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन, ठीक है। इसमें कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट्स आउट ऑफ इट, करेक्ट स्टेटमेंट्स, ठीक है। द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इज अ पॉजिटिव इंटीजर विद द वैल्यूज, सही है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n जो है ये शेल नंबर बताता है हमें, तो शेल नंबर तो हमेशा 1 से ही स्टार्ट होगा, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, और तो ये सही स्टेटमेंट है। जो जो सही है उसको मैं टिक करते जाऊंगा, ठीक है। एजीमुथल क्वांटम नंबर l फॉर अ गिवन n कैन हैव वैल्यूज फ्रॉम 0 to n, नहीं गलत है, 0 to n माइनस 1 तक होना चाहिए, ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m फॉर अ पर्टिकुलर l हैज 2l plus 1 वैल्यूज, हाँ सही बात है, माइनस l to l होता है, तो इसमें सारे पॉजिटिव l किसी भी करस्पॉन्डिंग l वैल्यू के लिए, माइनस l to l है तो 0 भी इसमें इंक्लूड हो रहा है, और l भी इंक्लूड हो रहा है, माइनस l भी इंक्लूड हो रहा है, बीच की वैल्यूज भी इंक्लूड हो रही है, तो इट हैज 2l plus 1 वैल्यूज, ये बिल्कुल सही बात है, ठीक है, ये टिक हो गया, सही है। प्लस 1/2 माइनस 1/2 आर द टू पॉसिबल ओरिएंटेशंस ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक्स में, ये भी सही है। या तो इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज सेंस में घूमे, या तो इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज सेंस में घूमे, ठीक है, दो पॉसिबल ओरिएंटेशंस है स्पिन की। L की वैल्यू 5 के लिए देयर आर टोटल 9 ऑर्बिटल्स, तो L की वैल्यू ऑर्बिटल्स कैसे निकालते हैं, 2l plus 1 से निकालते हैं, तो वो तो 11 हो जाएगा, तो ये तो गलत स्टेटमेंट है, तो A C D आर करेक्ट स्टेटमेंट्स, ठीक है, A C D हमारे पास करेक्ट स्टेटमेंट्स होंगे, ओके। सो विद दिस एंड ऑफ द सेशन, आपने देखा होगा मैंने इतने कम टाइम में एफिशिएंटली क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। इसका रीजन ये है कि मैंने जो बेसिक लेक्चर है वो आपको पढ़ाया है, तो बेसिक जिसका क्लियर होगा वो आराम से क्वेश्चन कम टाइम में कर सकता है, एटलीस्ट केमिस्ट्री का फिजिकल वाला पार्ट का, इस चैप्टर का तो आराम से कर सकता है। तो आपको मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप बेसिक लेक्चर को प्लीज एटलीस्ट देखिए, बेसिक लेक्चर देखना बहुत जरूरी है, उसके बाद फिर क्वेश्चंस वाला लेक्चर देखिए, ठीक है। और आज मेंस में एटलीस्ट मैंने 20-22 क्वेश्चन करा दिए, इसके बाद प्रैक्टिस तो आप जितनी करना चाहें आपके ऊपर है। 20-22 क्वेश्चन किसी पर्टिकुलर सेशन में कराना आसान बात नहीं होती है, मैंने 20-22 क्वेश्चन करा दिए, ऑलमोस्ट हर एक टॉपिक मेंस लेवल तक कवर कर लिया, ठीक है। तो अब अगले लेक्चर में हम लोग एडवांस की बातें करेंगे, आज मैंने मेंस लेवल तक हर एक टॉपिक कवर किया, ठीक है, और 20-22 क्वेश्चन करा दिया आपको। इसके बाद आप पीवाईक्यूज कर सकते हैं, मैंने लिंक आपको ऑलरेडी बहुत बार बता चुका है इस चैनल पे, और एक बार अगर आप चाहें तो फिर से मैं शेयर कर दूंगा लिंक डिस्क्रिप्शन में। पीवाईक्यूज के लिए पीवाईक्यूज करें, थ्योरी रिवाइज करें, थ्योरी वाला लेक्चर देखो, ये वाला लेक्चर देखो, एडवांस वाला जो मैं बनाऊंगा उसको भी देखो आप, इसमें हर एक टॉपिक कवर हुए, हर एक टाइप के क्वेश्चंस कवर हुए, ठीक है। और बहुत सारे क्वेश्चंस करा दिए मैंने अपने एंड से, इतना क्वेश्चन मतलब ऐसा कोई किसी प्लेटफॉर्म पे इतने क्वेश्चन एटलीस्ट एक सेशन में मतलब मुश्किल होता है कराना, मतलब बहुत कम ही लोग कराते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको रेलेवेंसी पूरी मिलेगी, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर द डे, है ना। Thanks everybody and like, share and subscribe this channel for more such videos. Okay, thanks.